पहला जो हमारा लेक्चर है दैट इज अबाउट एस्ट्रोनॉमी। अच्छा, मैंने हर तरीके से ट्राई किया है कि मैं इसको हर डायमेंशन से कवर करूं। एस्ट्रोनॉमी को हर डायमेंशन से कवर करना है हमने। हमें सिर्फ बुक पर रिलाई नहीं करना है, याद रखना है। यहाँ पे जो ये कंटेंट में दे रही हूँ ना, इट्स नॉट कि सिर्फ बुक से लिया गया है, ये बहुत सारे नोट्स से भी लिया गया है अलॉन्ग विद द पास्ट पेपर्स। और जो भी मैंने क्वेश्चन खुद अटेम्प्ट किए हैं बॉक्स में, तो वो भी मैंने उसका भी कंटेंट इसमें इंक्लूड कर लिया है। तो आई डोंट थिंक कि कोई डायमेंशन इसके बाद रह जाएगी। अगर रह जाती है, आप पास्ट पेपर एनालिसिस खुद करोगे। मैंने आपको पहले ही कहा था, फर्स्ट पेपर ऑफ रजिस्टर पे आपने क्या करना है, पास्ट पेपर एनालिसिस करनी है। फिर अगर कोई हमसे डायमेंशन मिस हो गई है, वी विल बी कवरिंग दैट एज वेल। ठीक है, लेट्स स्टार्ट नाउ। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी क्या है? Astronomy is the study of celestial bodies and universe. What is this? Celestial bodies includes planets, star, sun. Sun is actually a star. जो भी सारी बॉडीज हैं, हेवनली बॉडीज हैं, वो सब इसमें आ जाती हैं सेलेस्टियल बॉडीज में। ठीक है। अच्छा, एस्ट्रोनॉमी इज एक्चुअली द स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज अलोंग विद द गैसेस जो कि हमारे स्पेस में हैं, डस्ट, एनर्जी जो जो प्रेजेंट है इन स्पेस, उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। सिंपल इज दैट। अच्छा, थर्ड ये है कि उसमें जो थेरीज हैं रिलेटेड टू गैलेक्सी, फॉर एग्जांपल बिग बैंग थेरी है, तो उसकी स्टडी को भी हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। ठीक है। तीन चीजें हमारे पास आ गई, एक सेलेस्टियल बॉडीज को स्टडी करना, सेकेंड गैसेस, एनर्जी, डस्ट, इन सबको स्टडी करना, थर्ड इज द थेरीज रिलेटेड टू द स्पेस, उसको भी हम स्टडी एस्ट्रोनॉमी में करते हैं। ठीक है, दिस शुड बी क्लियर क्योंकि ये आता है क्वेश्चन। अब सेकंड है ट्राई डायमेंशनल सिस्टम। अच्छा, आप एक बात याद रखें, जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर वॉकिंग, या आप अपना मास चेक कर रहे हैं या कोई टाइम पीरियड है, तो आप इसको मेजर करते हैं एक यूनिट में। ठीक है, अगर टाइम है तो व्हाट वी पुट इन दैट एक्चुअली द टाइम पीरियड हम क्या कहते हैं? सेकेंड, मिनट और आवर। इफ आई एम वॉकिंग डिस्टेंस, तो इफ आई एम कवरिंग अ डिस्टेंस, तो हम उसमें उसको क्या किस में शो करूंगी? मीटर्स में और किलोमीटर्स में। सेम इज द केस, अगर मैं किसी मास को मेजर कर रही हूँ तो वो किलोग्राम में होगा या तो फिर ग्राम्स में होगा। इस सिस्टम को हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, ये आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, एसआई यूनिट्स। ठीक है। अच्छा, ये चीजें जो है ना, ये यूनिट हम यूज करते हैं डेली रूटीन के लिए, छोटी छोटी चीजों का मास मेजर करने के लिए। लेकिन अगर एस्ट्रोनॉमिकल डेटा को मेजर करना होता है तो हम जो सिस्टम यूज करते हैं दैट इज ट्राई डायमेंशनल सिस्टम। उसमें हमारे पास क्या क्या आ जाता है? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ मास, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम। ठीक है। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन है वो डेवलप हुआ था इन 1919। अच्छा, एमसीक्यूज जो है ना, यहाँ पे अंडरलाइन में कर देती हूँ, वो आपको याद रखना है, ये एमसीक्यू आ सकता है, हाईलाइट कर देती हूँ उसको। अच्छा देखिए, तीन चीजें हैं हमारे पास। एक है एयू इन टर्म्स ऑफ मास, एयू इन टर्म्स ऑफ लेंथ मींस डिस्टेंस, एयू इन टर्म्स ऑफ टाइम। तीन चीजें। अगर मैं कहती हूँ 1 AU ऑफ मास, 1 AU इन टर्म्स ऑफ मास कितने के बराबर है? दैट इज इक्वल टू 1.99 इंटू 10 पावर 30 kg। आई मिस्ड इट। ठीक है, इसके बराबर है। अच्छा, ये वैल्यू जो है ना, दिस इज एक्चुअली द सोलर मास, मास ऑफ द सन। मास ऑफ द सन क्या है? 1.99 इंटू 10 पावर 30 kg। One astronomical unit of mass is equivalent to solar mass. Getting it? Yes or no लिखते जाएं साथ में। ओके, अब हम चलते हैं एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ लेंथ। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ 1 AU ऑफ लेंथ, 1 AU इन टर्म्स ऑफ लेंथ कितने के बराबर है? तो वो होता है 150 मिलियन किलोमीटर्स, जो कि डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड अर्थ। ठीक है। अगर मैं कहती हूँ 1 AU ऑफ लेंथ, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक जुपिटर एंड मार्स के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज 1 AU। ये सिर्फ कंसीडर करें, 1 AU है, इसका मतलब क्या है? वो 150 मिलियन किलोमीटर्स है। हम रेफर कर रहे हैं टू द किलोमीटर्स ताकि आपको सही तरीके से समझ आए। गेटिंग इट? ये बड़े यूनिट्स हैं। अब थर्ड आता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ऑफ टाइम, जो कि बराबर होता है एक डे के, 1 डे, 24 आवर्स। उसमें सेकंड्स कितने होते हैं? 86,400 सेकंड्स। ठीक है। आपको पता है 365.25 डेज मेक 1 जूलियन ईयर। जूलियन इज एक्चुअली कैलेंडर जो कि ओल्ड टाइम्स में यूज होता था।
अच्छा, 365.25 डेज क्यों होता है? हमें पता है कि एक ईयर होता है 365 डेज का, हम राउंड ऑफ करके बता देते हैं 365 डेज का। एक्चुअल जो होता है ना, दैट इज 365.25 डेज। वो कैसे होता है? ये 4 ईयर्स के बाद एक लीप ईयर आता है, ये हम पूरा डिस्कस करेंगे ज्योग्राफी में कल के लेक्चर में। ये मैं कल के लिए रखती हूँ, ठीक है। इसके बाद जो है लाइट ईयर। लाइट ईयर इज ऑल्सो द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ये भी हम एस्ट्रोनॉमिकल डेटा जो है उसको मेजर करने के लिए यूज करते हैं। 1 लाइट ईयर कितने के बराबर होता है? 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर। ये हमारा एमसीक्यूज आ सकता है। अच्छा, आप लोग को पता है 1 किलोमीटर कितने मीटर्स के बराबर होता है? कैन यू प्लीज टेल मी? हरी अप। 1000 मीटर्स। ओके, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसको ऐसे कर देती हूँ। अच्छा, अगर मैं वन लाइन फॉर एग्जांपल 1 लाइट ईयर बराबर है 9.5 × 10⁻12 किलोमीटर के, तो मीटर्स में कितना होगा ये भी बताएं। चले मैं बताती हूँ, अब देखें। ये जो किलो है ना, किलो इज 1000। 1000 को हम ऐसे लिख सकते हैं 10 पावर 3। वी कैन राइट इट। लेक होता है ना, लेक में कितने जीरोस होते हैं? 5। तो उसको हम क्या लिखते हैं? 10 पावर 5 जीरोस काउंट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें, क्योंकि ये एमसीक्यूज में आता है, अगर मीटर्स में है तो कितनी वैल्यू है, तो अगर हमें मीटर्स में लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे? 9.5 × 10 पावर 12 तो पहले था, तो अब किलो के कितने जीरो से 3, वो ऐड हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 15 मीटर्स। गेटिंग इट? ये समझ आई बात? ओके, अब हम आते हैं यूनिवर्स पे। अच्छा, एक डेफिनेशन आप लोग से कोई भी पूछता है व्हाट इज यूनिवर्स, आप लोग क्या कहते हो? यूनिवर्स इज द कलेक्शन ऑफ सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, स्टार्स, गैसेस, मैटर्स, डार्क मैटर्स, इन सब का कलेक्शन। लेकिन जो असल डेफिनेशन है ना, दैट इज टोटल सम ऑफ मैटर एंड एनर्जी इन टाइम एंड स्पेस। इन टाइम का मतलब ये है कि जब से बिग बैंग, जब से जो है यूनिवर्स स्टार्ट हुए, तब से लेके टोटल सम ऑफ मैटर, एनर्जी, इन सब का नाम जो है यूनिवर्स है, ठीक है। अच्छा, द यूनिवर्स इज 27 बिलियन लाइट ईयर्स इन डायमीटर। अच्छा, डायमीटर क्या होता है आपको पता है? डायमीटर इज हाफ ऑफ द सर्कल। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ सर्कल, यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस होता है, दिस इज नोन एज डायमीटर। अच्छा, रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। दिस इज रेडियस एंड दिस इज डायमीटर, ठीक है। तो यूनिवर्स का जो डायमीटर है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 27 बिलियन लाइट ईयर्स। अब हम आते हैं थेरीज रिलेटेड टू यूनिवर्स। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है द बिग बैंग थ्योरी। ये हमारी जो है ना कोर्स में इंक्लूडेड है। उसके बाद द ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी एंड देन स्टेडी स्टेट यूनिवर्स थ्योरी। अच्छा, पहले ये दोनों बस ऐसे ही ओवरव्यू के लिए पढ़ लेते हैं। ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी ये कहती है कि हमारी जो यूनिवर्स है ना, दैट इज एक्सपेंडिंग एंड देन कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। वो एक पहले एक्सपैंड हो रही है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। इट इज लाइक अ टू एंड फ्रो मोशन, ऑसिलेट हो रही है। स्टेडी स्टेट यूनिवर्स का मतलब ये है कि वो एक ही कंडीशन में है, नीदर इट इज एक्सपेंडिंग नॉर इट इज कॉन्ट्रैक्टिंग। ये दो चीजें आपने सिर्फ माइंड में रखनी है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट अभी के लिए तो नहीं है। अब हम आते हैं द बिग बैंग थ्योरी। अच्छा, दिस इज एक्चुअली अ कोट, ये आप जो है मेंशन कर सकते हैं अपनी क्वेश्चन में। नील डिग्रेस टाइसन एक बहुत रिनाउंड एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक बुक में लिखा था एस्ट्रोफिजिक्स फॉर पीपल इन हरी, ये बुक का नेम है। इन द बिगनिंग नियरली, बिगनिंग का मतलब क्या है? बिग बैंग जब हुआ था, nearly 14 billion years ago, all the space and all the matter and all the energy of the known universe was contained in a volume less than 1 trillion the size of the periodic table that ends this sentence। अच्छा, ओके, ये रहा है कि जब अभी यूनिवर्स नहीं बनी थी, तब जो सारा मैटर था, जो सारी एनर्जी थी, वो कन्फाइंड थी टू 1 पॉइंट ओनली। और वो 1 पॉइंट जो है ना, वो एक्चुअली मैं आपको वैसे बता देती हूँ, इसने पेरियोडिक टेबल से इसको रेफर किया है। जो पिन हेड होता है ना,
पेन का जो हेड होता है उससे भी छोटा पॉइंट था, उसमें सारी एनर्जी, सारा जो मैटर है दैट वाज कन्फाइंड टू दैट पॉइंट, एंड दैट पॉइंट इज नोन एज सिंगुलैरिटी। ये आप जो है कोटेशन इफ आपसे याद हो जाती है तो ये आप लिख लीजिएगा अपने पेपर में। अब मैं पहले आपको फिगर से समझाती हूँ व्हाट इज अ बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, व्हाट इज बिग बैंग थ्योरी? सबसे पहले हुआ ये था, यूनिवर्स का कैसे ओरिजिन हुआ था, हुआ ये था सबसे पहले एक पॉइंट था, बहुत एटम से भी छोटा एक पॉइंट था जहां पे पूरा मैटर एनर्जी कन्फाइंड थे। हुआ ये कि अचानक से एक सडन एक्सपेंशन हुआ। रिमेंबर दिस, इट वाज नॉट एक्सप्लोजन, इट वाज एक्सपेंशन। ठीक है, सडन एक्सपेंशन हुआ, उसके बाद बना क्या, क्वार्क फॉर्मेशन हुई। अब क्वार्क क्या होते हैं, अब यहाँ से देखिए, आप रिवर्स में चलते हैं। एटम्स है ना, एटम्स के सब पार्टिकल्स क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उसके सब पार्टिकल्स जो होते हैं दैट्स क्वार्क। ठीक है, तो पहले हमारे पास क्वार्क बने, फिर हमारे पास क्या हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल्स बने, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। अब क्या हुआ कि टेम्परेचर जो है वो कम होना स्टार्ट हुआ। जब टेम्परेचर कम हुआ तो न्यूट्रॉन ने प्रोटॉन्स को कैच किया एंड इट कन्वर्टेड इनटू द न्यूक्लियर। ठीक है, और फिर बहुत टाइम के बाद न्यूक्लियर ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स को कैच किया टू मेक इट एन एटम। फिर हमारे पास एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम बन गए। ठीक है, एटम्स फॉर्मेशन ऐसे हुई थी। यहाँ पे जो न्यूक्लियर फ्यूजन लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन ये होता है कि दो स्मॉलर न्यूक्लियाई जो है वो मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई बनाते हैं, और उसके साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो भी रिलीज होती है। दिस इज नॉन एज न्यूक्लियर फ्यूजन। तो यहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ था, इसीलिए बहुत सारी एनर्जी जो है वो रिलीज हुई थी। गेटिंग इट? ये समझ आया है? हमने थ्योरी भी पढ़नी है इसको पूरा, लेकिन फिगर से मैं आपको समझा दिया। मुझे बताएं, ये समझ आई है? बिल्कुल क्लियर है? सब बताओ, आप लोग सब बताओ। अगर किसी को समझ नहीं आई, डू लेट मी नो। अब हम आते हैं इसकी थ्योरी पर। ठीक है, अच्छा, बिग बैंग थ्योरी जो है इट वाज गिवन बाय जॉर्ज लेमार्टे इन 1931। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यूज है, 1931। ठीक है, अच्छा, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ था? द यूनिवर्स बिगन अराउंड 13.8 बिलियन ईयर्स अगो। ये याद रखना है आपने कि कहीं कहीं पर आता है कि 13.8, कहीं कहीं पर आता है 13.7, या अराउंड 14 बिलियन ईयर्स अगो, ये भी कह सकते हैं। एमसीक्यूज आता है ये। इट स्टार्टेड फ्रॉम अ सिंगल एक्सट्रीमली हॉट डेंस पॉइंट, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दैट इज नोन एज सिंगुलैरिटी। आपने ऐसे करके लिखना है, ये पूरी हेडिंग्स देख रहे हैं आप, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स लिखना है, उसके बाद सडन एक्सपेंशन, ये सारी जो है ना, ये सब हेडिंग्स आपने देनी है वहां पे। सेकेंड है सडन एक्सपेंशन। अगेन आई सेड कि एक्सप्लोजन नहीं हुई थी, इट वाज एक्सपेंशन। ठीक है, द यूनिवर्स रैपिडली एक्सपेंडेड, नॉट लाइक एन एक्सप्लोजन बट a सडन स्ट्रेचिंग ऑफ स्पेस, मींस एक्सपेंशन। दिस एक्सपेंशन इज स्टिल कंटिन्यूइंग टुडे। अब हम आते हैं, हमारे पास जो है थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ बेसिक particles. In the first microseconds, basic particles like quarks, electrons formed. Quarks combine to form protons and neutrons. मैंने आपको बताया था क्वार्क क्या होता है। क्वार्क एक्चुअली इज द सब पार्टिकल ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब हम आते हैं फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर। इस स्टेप को यू हैव टू राइट इट बिग बैंग न्यूक्लियोसिंथेसिस भी कहते हैं। आफ्टर 3 मिनट्स टेम्परेचर ड्रॉप्ड इनफ फॉर हाइड्रोजन हीलियम न्यूक्लियाई टू फॉर्म। गेटिंग इट? ये मैं सारी बातें बता चुकी हूँ, इसलिए मैं सिर्फ रीड कर रही हूँ अभी। उसके बाद फिफ्थ जो है स्टेप है, उसमें क्या है, फॉर्मेशन ऑफ एटम्स। अराउंड 380,000 years later, electrons combined with nuclei to form neutral atoms, mostly hydrogen and helium as well. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है 5 हमारे स्टेप है, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सी हो गई। अब वो कैसे हुई? वो ऐसे हुई कि ग्रेविटेशनल जो पुल है उसने क्या किया, जो गैस क्लाउड्स हैं उनको साथ में मिलाया।
उससे क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ स्टार्स एंड गैलेक्सीज। अब ये याद रखना है, स्टार्टिंग में जब फॉर्मेशन हुई थी ना, वो स्टार्स की हुई थी। गैलेक्सीज जो है वो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर्स लेटर जो है वो आई थी, फॉर्म हुई थी। ये आपने याद रखना है। डिड यू गेट दिस? बिग बैंग थ्योरी आपको समझ आ गई? आई थिंक इससे ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाना था। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है, आपको इतना ही पता होना चाहिए। अच्छा, आपने ये जो मैंने चीजें लिखी है ना, ये वाली छोटी छोटी, एडविन हबल एंड अमेरिकन एस्ट्रोनमर डिस्कवर्ड दैट यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग, ये चीजें ऐसी हैं जो कोटेशन बेस्ड है। मैंने इसलिए डाली है कि आप अपने पेपर में लिख सकते हैं। ठीक है, ये ऐड कर देंगे तो अच्छा लगेगा पेपर। अगेन आई टोल्ड यू कि पेपर प्रेजेंटेशन के साथ साथ कंटेंट भी इंपॉर्टेंट है। अब हम आते हैं फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स। ये एक्चुअली इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, लेकिन मैंने इसलिए ऐड किया क्योंकि एक क्वेश्चन था इस पर। अच्छा, हमारे पास कुछ थेरीज हैं फ्यूचर ऑफ यूनिवर्स के बारे में। अच्छा, एक थेरी ये है जिसका नेम है बिग क्रंच थेरी। ये आप फिगर देख पा रहे हो, बिग बिग क्रंच थेरी की? ये विजिबल है आपके पास फिगर? ओके। अच्छा, ये देखिए, जो एक्स एक्सिस है ना, दिस इज टाइम। और ये जो वाई एक्सिस है, दिस इज एक्सपेंशन। कि जो हमारी यूनिवर्स है दैट इज एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये एक्स एक्सिस कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं वाई एक्सिस। अब देखें, एक थेरी ये है, बिग क्रंच थेरी ये है कि हमारी जो यूनिवर्स है दैट इज एक्सपेंडिंग। हम फॉर एग्जांपल, हमारा सोलर सिस्टम यहाँ पर है, अभी हमें एक्सपेंड होना है, हमारी यूनिवर्स को अभी एक्सपेंड होना है। यहाँ पे जो है मैक्सिमम एक्सपेंशन हो जाएगी। उसके बाद इट विल एक्चुअली लीड टू कॉन्ट्रेक्शन। ये फिर क्या करेगा, ये कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये एक सिंगुलरिटी की तरफ चला जाएगा। दिस इज नोन एज बिग क्रंच थेरी। ठीक है। दूसरी थ्योरी ये है इनफाइनाइट एक्सपेंशन, कि हमारी जो एक्सपेंशन है ना, वो एक्सपेंड, यूनिवर्स जो है वो हमारी एक्सपेंड होती रहेगी, होती रहेगी। देयर इज नो एंड टू यूनिवर्स। दो थ्योरीज ये हो गई हमारे पास। अब जो थर्ड थ्योरी है दैट इज रिलेटेड टू बिग बैंग टू बिग रिप। अब ये देखें, अगर आपका क्वेश्चन आता है ना बिग बैंग थ्योरी का, तो वो जो मैंने पहले फिगर दिखाई थी वो भी ऐड कर सकते हैं और ये भी ऐड कर सकते हैं। दिस वन इज टू गुड। अब देखिए, पहले सिंगुलैरिटी थी, फिर इन्फ्लेशन हुई, जब हमारी एक्सपेंशन हुई। उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एटम्स बने, उसके बाद गैलेक्सी फॉर्मेशन हुई, स्टार फॉर्मेशन हुई, एंड उसके बाद हमारे पास सोलर सिस्टम बन गया। अब यू आर हेयर। ठीक है। अभी जो है यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग, अभी ये मैक्सिमम लिमिट नहीं है, अभी टाइम लगेगा, इट विल एक्सपेंड। लेकिन एक पीक आएगी, एक टाइम आएगा जब ये जो गैलेक्सीज हैं दे विल रिप अपार्ट, दे विल ब्रेक। ठीक है। उससे क्या होगा, ये जो पूरी गैलेक्सीज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। ठीक है। दैट विल एक्चुअली द एंड ऑफ आवर यूनिवर्स। ये थर्ड थ्योरी है। तो ये तीनों थ्योरी जो है ना, आपको माइंड में रखनी है कि अगर क्वेश्चन आ जाता है रिलेटेड टू थ्योरीज, ये आ जाएगा कि कोई थ्योरीज लिख लें, दो तीन थ्योरीज, तो आप ये तीनों लिख सकते हैं। अब हम आते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन में। आपको बता दिया न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है। प्रोसेस इन विच टू लाइट एटॉमिक न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस रिलीजिंग अ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द प्रोसेस। सिंपल। अच्छा, अब देखें, आप तो एक साइंटिस्ट ने दे दी बिग बैंग थ्योरी, अब इसका एविडेंस क्या है? इज इट एक्चुअली एक्सपेंडिंग, यूनिवर्स एक्सपेंड हो भी रही है कि या सिर्फ ये एक्चुअली थ्योरी है? हम कहते हैं ना, थ्योरेटिकल वर्क है या प्रैक्टिकल में भी ये एप्लीकेबल है कि नहीं है। तो ये एविडेंस है। दो एविडेंसेस है हमारे पास, एक है रेड शिफ्ट और दूसरा है कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन। अच्छा, रेड शिफ्ट ये है कि एक रेडार होता है ना, रेडार का प्रिंसिपल ये है कि अगर हम कोई चीज, कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं एंड इट इज मूविंग अपार्ट, तो इट विल शो ब्लू, इट विल शो रेड शिफ्ट। अब फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये इट इज मूविंग अवे, तो इसकी जो वेवलेंथ होगी ना वो ज्यादा होगी, इसकी जो ये वेवलेंथ है ना वो ज्यादा होगी। अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो इट विल शो रेड शिफ्ट। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि जो हमारे गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, दे आर शोइंग रेड शिफ्ट। व्हाई? बिकॉज इट इज मूविंग अवे, बिकॉज दे आर मूविंग अवे। अगर वो दूर जा रहे हैं दैट मीन्स इट इज एक्सपेंडिंग। इजंट इट? ये ऐसा ही है, सिंपल इज दैट। अगर कोई ऑब्जेक्ट करीब आ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, तो वो क्या शो करेगा? ब्लू शिफ्ट।
गेटिंग इट? ये समझ आया आपको? यस और नो, जल्दी जल्दी बताएं आप लोग। ओके। अच्छा देखिए, दो चीजें हैं। अगर मैं कहती हूँ कोई ऑब्जेक्ट है, इट इज मूविंग अवे, तो हमें कैसे पता चलेगा? ये एक रडार का प्रिंसिपल है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर जाता है ना, तो इट शोज कि ये रेड शिफ्ट शो कर रहा है, ठीक है। तो हमारी जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, वो क्या शो कर रही हैं? वो रेड शिफ्ट शो कर रही हैं, क्योंकि दे आर मूविंग अवे। अगर कोई चीज, अब देखें यहाँ पे ये तीन चीजें हैं, ठीक है। अगर इट इज मूविंग अवे तो उसका मतलब क्या है? ये एक्सपैंड हो रही है ना चीज। इज इट कॉन्ट्रैक्टिंग? ये तो एक्सपेंड ही हो रही है, राइट। तो हमने ये ऑब्जर्व किया, हमारे साइंटिस्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो स्टार्स हैं, जो गैलेक्सीज हैं, दे आर शोइंग रेड शिफ्ट। रेड शिफ्ट का मतलब कि वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो दूर जा रहे हैं। जब वो दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स कि इट इज स्टिल एक्सपेंडिंग। सिंपल इज दैट। अगर ऐसा नहीं होता, अगर जो हमारे गैलेक्सीज हैं दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, अगर यूनिवर्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, तो फिर वो क्या शो होता? वो ब्लू शिफ्ट शो होता। ब्लू शिफ्ट की जो वेवलेंथ है ना, वो ऐसे होती है, कॉन्ट्रैक्टेड। अब ये जो है ना टेक्निकल टर्म्स है, मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि इट इज नॉट द रिक्वायरमेंट एक्चुअली। अब लेकिन मैं आपको बता दूंगी कैसे पता चलता है कि ये रेड शिफ्ट है, ये ब्लू शिफ्ट है, इसलिए मैंने आपको वेवलेंथ पर लेके गई थी मैं। लेकिन ये रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ये लिखना है कि जो है हमारी जो गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, दे आर शोइंग रेड शिफ्ट। देयरफॉर वी कैन से कि जो हमारी यूनिवर्स है इज स्टिल एक्सपेंडिंग। सिंपल। गॉट इट? ओके। अब चलते हैं कॉस्मिक बैकग्राउंड माइक्रोवेव रेडिएशन। अच्छा, एमओ पेंजिया एंड रॉबर्ट विल्सन जो थे, इन 1945 इन्होंने ऑब्जर्व किया था कि हमारे जो स्पेस में पीछे जो है बैकग्राउंड में माइक्रोवेव रेडिएशन है। ये कब से है? जब से ये बिग बैंग, जब से ये सिंगुलैरिटी से एक्सपेंशन हुई है, और वो अभी तक चल रही है। अभी तक जो है वो रेडिएशन है, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्स इज स्टिल एक्सपेंडिंग। सिंपल। अब हम आते हैं गैलेक्सीज पर। अब ये याद रखें, गैलेक्सीज आर द डॉटेड लाइक आइलैंड्स थ्रू आउट द यूनिवर्स। ये ऐसे क्यों कहा गया है? आइलैंड तो आपको पता है ना, इट इज एक्चुअली द पार्ट ऑफ लैंड जो कि सराउंडेड होता है विथ वाटर। ऐसे होता है ना। बहुत सारे आइलैंड्स है हमारे पास। अब देखें, ये जो है हमारे पास नहीं दुनिया में। अब देखें, ये आइलैंड्स की तरह लगती हैं गैलेक्सीज, जो स्पेस में जो है ना, आइलैंड्स की तरह लगती हैं, डॉटेड। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पर। इट इज द ग्रेविटेशनल बाउंडेड सिस्टम ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज। अच्छा, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल की वजह से ये सब साथ होते हैं, स्टार्स, मैटर, प्लैनेट्स, डार्क मैटर, ये सब ग्रेविटेशनल बाउंडेड सिस्टम है गैलेक्सी। About 100 to 200 billion galaxies in universe. There are 100 to 200 billion galaxies हैं। अब ये देखें, ये जो चीजें हैं ना, you have to highlight. This can come in MCQs as well. अब हम आते हैं फोर्थ पॉइंट पर। Many galaxies are randomly scattered, but most of them are in groups known as clusters. ये तो सिंपल इंग्लिश लिखी हुई है। अब हम आते हैं मेन पॉइंट पर, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ गैलेक्सीज। किसने की थी? एडवर्ड हबल ने की थी। हम इसको कहते हैं हबल्स क्लासिफिकेशन। अच्छा, ही सैड कि जो गैलेक्सीज होती हैं वो थ्री शेप्स की होती हैं। एक होती है इलेप्टिकल, इलेप्टिकल जो है लाइक ओवल टाइप, ये जो एक टाइप होती है। मेरी ड्राइंग इज वेरी बैड। ऐसे स्पाइरल, स्पाइरल इज लाइक दिस, ठीक है। बेयर्ड स्पाइरल, बेयर्ड स्पाइरल ऐसे होता है। ये इसकी आर्म्स होती है लाइक दिस, ठीक है। ये तीन शेप की गैलेक्सीज होती है। जो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी हम पढ़ेंगे वो है स्पाइरल शेप की, ठीक है। ये चीजें कुछ जो मैं बता रही हूँ ना, बीच बीच में आप राइट डाउन कर लो, ये क्योंकि एमसीक्यूज में आती हैं, एमपीटी में भी आ सकती है, एंड जो है वन पेपर आपकी कोई भी है, एमओडी है, एफआई है, इन सब में आती हैं ये चीजें, ठीक है। अब एक और चीज मैं बताती हूँ आपको। गैलेक्सीज का जो है ना, वो क्वेश्चन आता है टाइप्स ऑफ गैलेक्सीज, तो आपने क्या करना है, यहाँ पे टाइप्स लिख के ये आपने ऐसे बनानी है फिगर वहां पे। एक होती है रिच, एक होती है पुअर। रिच गैलेक्सी का मतलब ये है कि यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज होती हैं, ठीक है। और यहाँ पे फ्यू डजन्स होती हैं, 3 डजन ऑफ गैलेक्सीज, 4 डजन ऑफ गैलेक्सीज। पुअर जो ग्रुप होता है ना, उसमें बहुत कम डजन ऑफ गैलेक्सीज होती हैं। रिच में बहुत ज्यादा, आपको नेम से ही पता चल रहा है, रिच है तो उसमें बहुत ज्यादा गैलेक्सीज होंगी, सिंपल। अच्छा, पुअर में, पुअर ग्रुप में वी हैव लोकल ग्रुप।
ठीक है, सब सब पार्ट है, समझे, ठीक है। पुअर का सब पार्ट इज लोकल ग्रुप। लोकल ग्रुप में हमारी जो है मिल्की वे है, ये याद रखना है आपने, यहाँ पे बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, ये है मिल्की वे। तो अगर कोई कहता है आपको कि हमारी जो गैलेक्सी है वो पुअर ग्रुप के लोकल ग्रुप के मिल्की वे है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग? हमारी मिल्की वे कहाँ है, हमारी गैलेक्सी कहाँ है? पुअर जो ग्रुप है उसमें एक सब ग्रुप है, दैट इज लोकल ग्रुप। उसमें 3 डजन्स ऑफ गैलेक्सीज हैं, उसमें से एक जो है वो मिल्की वे है, सिंपल। लोकल ग्रुप में हमारे पास 3 डजन्स हैं, 3 डजन्स ऑफ गैलेक्सीज हैं। आपने ये जो है ये मेंशन करनी है, इट्स गुड। अब आगे चलते हैं। अच्छा, ये अगेन, ये वाला जो है ना थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन, ये भी मैंने कहीं देखा था तो ये मैंने ऐड कर दिया। थ्योरी ऑफ एक्सपेंशन क्या कहता है, ये भी हबल्स की ही थ्योरी है। ये कह रहा है कि द एज, अच्छा इसमें क्या है, एक्चुअली ये बता रहा है एज ऑफ यूनिवर्स। अच्छा, एज ऑफ यूनिवर्स हम कैसे मेजर करेंगे? बाय मेजरिंग द एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। अब सिंगुलरिटी से जब पूरी यूनिवर्स एक्सपेंड हुई है तो कितनी एक्सपेंशन हुई है उससे पता लगेगा कि एज ऑफ यूनिवर्स कितनी है। अब कह रहा है अकॉर्डिंग टू हबल, इफ द अर्थ इज फ्लैट, बात कर रहा है, ये कंडीशंस दे रहा है, अगर अर्थ फ्लैट है एंड इट कंसिस्ट ऑफ मैटर ओनली, तो हम जो है एज कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? 2/3 h, ठीक है, ये फॉर्मूला है। अगर अर्थ फ्लैट है और इट कंसिस्ट ऑफ मैटर ओनली, तो हमारे पास ये एक फॉर्मूला है। इफ द अर्थ हैज लो डेंसिटी देन द एक्सप्लोरेटेड एज विल बी 1/h, ठीक है। अगर अर्थ की जो डेंसिटी है दैट इज लो, तो हमारे पास जो एज होगी दैट विल बी 1/h। एक्सप्लोरेटेड एज मीन सिंगुलरिटी से लेके अभी तक जो एज होगी, वो एज जो है कैन बी फाइंड आउट बाय 1/h। अब आप पूछेंगे एच क्या है? एच इज एक्चुअली द हबल्स कांस्टेंट। हबल्स कांस्टेंट ये है कि फॉर एग्जांपल एक जो गैलेक्सी है दैट इज मूविंग 1 मेगा पर सेक, ये डिस्टेंस का यूनिट है। पर सेक इज एक्चुअली द यूनिट ऑफ डिस्टेंस, मैं आपको बताती हूँ। तो एक गैलेक्सी ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 1 मेगा पर सेक विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको हम कहते हैं एच। ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे लग रहा था कि आप कहेंगे कि एच क्या है, तो मैंने आपको बता दी। कोई गैलेक्सी जो डिस्टेंस कवर कर रही है 1 मेगा पर सेक तक विद द स्पीड ऑफ 70 किलोमीटर पर सेकेंड। जैसे हम गाड़ी में जाते हैं तो 1 किलोमीटर हमने कवर किया विद द स्पीड ऑफ, जो भी आप बताते हैं 60 की स्पीड है, कितनी स्पीड है, ये सारा यही बात है यहाँ पे, और कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है एस्ट्रोनॉमी की, ठीक है। एक और चीज यहाँ पे लिखा हुआ है मेगा। मेगा मीन्स 10 पावर 6, जैसे आप कहते हो ना किलो, दैट इज इक्वल टू 10 पावर 3। यहाँ पे मेगा जो है 10 पावर 6 के बराबर होता है, सिंपल 10 लाख। आई होप यू गॉट दैट। मैं बहुत डिटेल में जा रही हूँ अभी क्योंकि ये मुझे टॉपिक्स लग रहे हैं कि मैं भी आ जाए, तो इसीलिए आई हैव एडेड देम। हर तरीके से क्लियर किया है, इट्स नॉट किसी एक बुक से नहीं, ये नोट्स से भी हैं, और फिर जो जो क्वेश्चंस हैं हमारे मॉक्स में आते हैं वो भी मैंने इसमें ऐड किए हैं। अब आप लोग मुझे बताओ कि डिड यू गेट इट, तो हम आगे बढ़े। एक्टिव रहे, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना? चले, ओके, यू गॉट दैट। अब आगे चलते हैं। मिल्की वे। मिल्की वे इज द लार्ज डिस्क शेप्ड गैलेक्सी दैट इंक्लूड्स आवर सोलर सिस्टम, ठीक है। सोलर सिस्टम कहाँ आता है? हमारे मिल्की वे में। अच्छा, मिल्की वे की आर्म्स होती है, कोई मेजर आर्म, कोई माइनर आर्म। हमारा जो सोलर सिस्टम है ना, वो कहाँ पर है? एक माइनर आर्म में है, मैं बताऊंगी, उसका नेम भी बताऊंगी, ओरियन नेम है उसका। In addition to the sun, the Milky Way contains 200 to 400 billion अदर स्टार्स। अच्छा, सन जो है दैट इज अ स्टार, लेकिन वो सबसे बड़ा स्टार नहीं है। देयर आर मल्टीपल अदर स्टार्स जो कि बहुत मैसिव है, जायंट है, ठीक है। तो ये 200 to 400 बिलियन अदर स्टार्स भी इस मिल्की वे में हैं। मोस्ट ऑफ द स्टार्स दैट वी कैन सी आर इन द मिल्की वे। हम जो देखते हैं ना स्टार्स, वो मिल्की वे गैलेक्सी में होते हैं। अब इसके फीचर्स देख लें आप लोग। द मिल्की वे इज अबाउट 100,000 लाइट ईयर्स इन डायमीटर। डायमीटर मैंने आपको बताया क्या होता है,
तो जो मिल्की वे का डायमीटर है दैट इज इक्विवेलेंट टू 100,000 लाइट ईयर्स। दूसरा, स्पाइरल गैलेक्सी होती है, मैंने आपको बताया कि जो हमारी मिल्की वे है उसका शेप इज स्पाइरल, फॉर्म्ड अबाउट 13.7 बिलियन ईयर्स अगो। कहीं पे आ जाता है 13.8, कहीं पे आ जाता है 13.7, तो बोथ आर करेक्ट। थर्ड है, सन टेक्स रफली 250 मिलियन ईयर्स टू ऑर्बिट अराउंड द मिल्की वे। अच्छा एक बात सुने, दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये क्या है, अर्थ है, हम कलर्स चेंज करते जाते हैं, ओके। दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। अब जो मून होता है दैट इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, ये तो आप लोग को पता है। जो सन है, अब जो अर्थ है वो किसके अराउंड रिवॉल्व करती है, वो सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, ठीक है। और जो सन है वो गैलेक्सी के अराउंड जो है ऑर्बिट कंप्लीट करता है। ये तीन चार चीजें हैं। अब देखें, अर्थ के अराउंड कौन ऑर्बिट करता है, मून। और अर्थ किसके अराउंड ऑर्बिट करती है, सन के, और सन गैलेक्सी के। ये चीजें समझ आ रही हैं आपको? आई डोंट वांट कि यहाँ पे आपका जो है ना, आप कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो यहाँ पे, ओके। अर्थ के अराउंड वी हैव सैटेलाइट, अच्छा जहां पे आ जाता है नेचुरल सैटेलाइट दैट मींस मून, ठीक है। अर्थ के अराउंड मून रिवॉल्व करता है, और अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, और सन गैलेक्सी के अराउंड। तो जो सन है वो एक ऑर्बिट जब गैलेक्सी के अराउंड कंप्लीट करता है तो इट टेक्स 250 मिलियन ईयर्स, ये याद रखना है, ठीक है। कितने ईयर्स लेता है एक गैलेक्सी का ऑर्बिट कंप्लीट करने में, इट टेक्स 250 मिलियन ईयर्स, ठीक है, मिल्की वे के अराउंड इट रिवॉल्व्स। अच्छा एक और बात, अगर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन तो वो कितने टाइम में कंप्लीट करती है, 365.25 डेज, दैट इज इक्विवेलेंट टू 1 ईयर, ठीक है। तो अगर एक पूरा चक्कर लगा के आएगी अर्थ सन के अराउंड, दैट मीन्स हमारा 1 ईयर कंप्लीट हो गया है। और अगर मून ने एक पूरा ऑर्बिट कंप्लीट किया अराउंड द अर्थ, दैट मींस एक दिन पूरा कंप्लीट हुआ है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 23 आवर्स। आप सिंपली कहते हैं 24 आवर्स, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारी 23 आवर्स 56 मिनट्स 4 सेकंड इसके इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको माइंड में रखनी है, हमें कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने, ताकि हमें याद करनी ना पड़े चीजें। अब एक और चीज, अब ये जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या कह रहा है, आवर सोलर सिस्टम इज अबाउट 30,000 लाइट ईयर्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ मिल्की वे। अब ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है बिटवीन द सेंटर ऑफ मिल्की वे टू द सोलर सिस्टम दैट इज इक्विवेलेंट टू 30,000 लाइट ईयर्स। अच्छा, वी हैव सम मेजर आर्म्स, या आप पढ़ लीजिएगा, परस्यूस, सैजिटेरियस, सेंटरस एंड सिग्नस। ये जो है ये चार आर्म्स हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी इस पर चल रही हूँ आगे। आर सोलर सिस्टम इज इन माइनर आर्म, ओरियन स्पर कहते हैं, या ओरियन ओरियन आर्म कहते हैं। जी जी करूंगी, मैं प्रोवाइड करूंगी ये स्लाइड्स ऑफ कोर्स। द रीजन इन स्पेस ऑक्यूपाइड बाय मिल्की वे, ये एक एमसीक्यूज आया था, गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं उसको, जहां पे मिल्की वे है। नियरेस्ट गैलेक्सी टू द मिल्की वे गैलेक्सी इज एंड्रोमेडा, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नियरेस्ट गैलेक्सी है ना टू द मिल्की वे, दैट इज नोन एज एंड्रोमेडा। अब हम आते हैं सोलर सिस्टम पे। अब देखिए, सोलर सिस्टम इज द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मिल्की वे, मैंने बताया एक माइनर आर्म में आती है। अब देर आर सन, प्लैनेट्स, ड्वार्फ प्लैनेट्स, उसके बाद एस्ट्रॉइड्स आ जाते हैं, मिट्योराइट्स आ जाते हैं, फिर कॉमेट्स आ जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं सन। सन इज अ ह्यूज बॉल ऑफ गैसेस, आपको पता है कि सन की जो कोर में देयर आर हाइड्रोजन एंड हीलियम, ठीक है। एनर्जी इज प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर फ्यूजन, मैंने बता चुकी हूँ न्यूक्लियर फ्यूजन क्या होता है, टू स्मॉलर एटॉमिक न्यूक्लियर मिलकर एक बड़ा एटॉमिक न्यूक्लियर बनाते हैं, अलोंग विद द रिलीज ऑफ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। गेटिंग इट, ये सारा कहाँ होता है, कोर में होता है, हम आगे पढ़ते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, डायमीटर ऑफ सन इज दिस, मास में आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। उसके बाद सन इज कंपोज्ड ऑफ 74% हाइड्रोजन, 24% हीलियम एंड 2% अदर हैवी मेटल्स। डेंसिटी इज दिस। अच्छा ये याद रखिए, जब न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, मैंने आपको बताया था
कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, तो वहां पे जो टेम्परेचर होता है ना वो बहुत 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 ज्यादा होता है। आपको पता है कितना टेम्परेचर होता है कोर में? दैट इज 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। आप खुद सोचो, हमारे पास 40 डिग्री सेल्सियस होता है तो दैट इज अनबियरेबल। तो सन की जो कोर में 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, और सरफेस में 5500 डिग्री सेल्सियस। ये कहीं पर पूछा जाता है, 6 MCQs के ऑप्शंस में आते हैं 6000, तो वो भी ठीक है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आ जाता है मीन डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ, वो आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, 150 मिलियन किलोमीटर। सन रेज रीच अर्थ सरफेस, सन की जो रेज का रिवोल्यूशन पीरियड इतना है, तो यू हैव टू राइट इट वन सेंटेंस। ठीक है, अगर 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, 5 5 हर प्लेनेट के लिखने हैं। ठीक है, 5 5 पॉइंट्स ऑफ एवरी प्लेनेट। ठीक है, अब हम आते हैं, अब देखें एक चीज, देखें यहाँ पे डिस्टेंस, पहला पहला है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड दैट प्लेनेट। अच्छा देखिए, मरकरी जो है ना, मरकरी एंड सन के बीच में जो डिस्टेंस है ना, दैट इज इक्वल टू 58 किलोमीटर। वेनस के बीच, वेनस और सन के बीच में दैट इज 110। अब आप इनको याद नहीं करना है आपने, ठीक है, आपने क्या करना है, सिर्फ अर्थ का याद करना है। 150 मिलियन किलोमीटर, सॉरी 58 मिलियन किलोमीटर, 110 मिलियन किलोमीटर बिटवीन वेनस एंड सन। आपको सिर्फ एक याद करना है, दैट इज अर्थ। 150 मिलियन किलोमीटर डिस्टेंस होता है बिटवीन सन एंड अर्थ। अब हम आते हैं डायमीटर पे। डायमीटर भी आप अर्थ का बस याद रख लो, ये आपको इतने याद होने भी नहीं है। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज रेवोल्यूशन एंड रोटेशन। रेवोल्यूशन क्या होती है कि जब एक प्लेनेट एक स्टार के अराउंड जो है वो रिवॉल्व कर रहा होता है, उसको हम कहते हैं रिवोल्यूशन। अब जब भी मैं कहूंगी ना रिवोल्यूशन, दैट मींस एक कोई भी प्लेनेट है, दैट में भी मरकरी, अर्थ, वेनस, कोई भी हो सकता है, और वो रिवॉल्व कर रहा है स्टार के अराउंड। मैं बार बार स्टार इसलिए कह रही हूँ कि आपके माइंड में बैठ जाए कि सन इज एक्चुअली स्टार। ठीक है, स्टार के अराउंड अगर वो रिवॉल्व कर रहा है, दैट इज नोन एज रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, अब देखिए ये एक सन है, सन के अराउंड ये रिवॉल्व कर रहा है, मरकरी, वेनस। ठीक है, तो ये क्या होता है, रेवोल्यूशन। रोटेशन क्या होता है, स्पिनिंग मोशन, जो अपना ही चक्कर लगाते हैं। अर्थ जो है वो अपने स्पिन मोशन भी तो कर रहा है ना, तो ये जो स्पिनिंग मोशन होता है दैट इज नोन एज रोटेशन। डिड यू गेट दीज पॉइंट्स? ये बहुत कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट्स के, रेवोल्यूशन और रोटेशन में क्या फर्क है। गेटिंग इट? जल्दी बताएं। ओके, अच्छा, अब देखिए दो चीजें हैं। रिवॉल्यूशन में क्या होता है, रिवॉल्यूशन में ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो जब अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो ये एक पूरा रिवोल्यूशन जब कंप्लीट होगा ना, दैट मीन्स एक ईयर हुआ है। ठीक है, मतलब कितने डेज, 365.25 डेज हुए हैं। ठीक है, अगर स्पिनिंग मोशन हो रही है अर्थ की, यहाँ पे स्पिनिंग मोशन हो रही है और वो एक रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, दैट मीन्स उसने एक डे पूरा किया है। ठीक है, 24 आवर्स उसने कंप्लीट कर लिए, इसीलिए वो एक रोटेशन उसका कंप्लीट हो गया है। सिंपल इज दैट। अब हम आते हैं यहाँ पे, ये मैं आपको एक्चुअली ज्योग्राफी में पढ़ाऊंगी फिर से, लेकिन ये आपको अभी समझना इंपॉर्टेंट है ताकि हम आगे चलें। अब देखिए पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन, आपने ये याद रखना है कि फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट कौन सा है, स्लोएस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट कौन सा है, फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट कौन सा है, एंड स्लोएस्ट रोटेटिंग प्लेनेट कौन सा है। तो आप लोग अब मुझे खुद बताएंगे, बिल्कुल एक्टिव हो जाएं, क्योंकि मुझे जो है क्लास इंटरेक्टिव चाहिए। अब जो है ये देखें, मरकरी जो है ना वो एक चक्कर पूरा करती है ना अराउंड द स्टार, अराउंड द सन, वो करती है 88 डेज में। अब अर्थ से कंपेयर कर लें, अर्थ कितने डेज में कंप्लीट करता है, 365.25 डेज में। मतलब कि हमारे राउंड अबाउट 3 मंथ्स होते हैं, तो मरकरी में पूरा एक साल होता है। तो मतलब ये बहुत ज्यादा फास्ट रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, अराउंड द सन। वेनस लेता है 225 डेज, अर्थ लेता है 365.25 डेज, मार्स लेता है 1.88 ईयर्स, जुपिटर लेता है 11.86 ईयर्स। ईयर्स यहाँ पे जो है ना ईयर्स, ये बात हो रही है अर्थ में। अर्थ पे अगर, हमारे प्लेनेट पे अगर 11.86 ईयर्स हुए हैं, तो जुपिटर पे एक साल कंप्लीट होगा, ये आपने याद रखना है। सेचर्न 29.46 ईयर्स,
यूरेनस 84 ईयर्स, नेपच्यून 164.79 ईयर्स, मतलब ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज, 1.5 सेंचुरी से ज्यादा। तो ये एक ईयर होता है नेपच्यून में। अब मुझे आप लोग खुद बताएं कि जो है फास्टेस्ट रिवॉल्विंग प्लेनेट कौन सा है हमारे यहाँ पे। ये चार जो 8 प्लैनेट्स हैं उसमें से फास्टेस्ट रिवॉल्विंग कौन सा है, जल्दी बताएं जल्दी बताएं, हमें कवर करना है, अभी रहता है। मरकरी, एग्जैक्टली, आपने याद रखना है मरकरी। यस, वेरी गुड। अब मुझे बताएं स्लोएस्ट रिवॉल्विंग कौन सा है, मतलब जिसमें ईयर बहुत बड़ा होता है, वो बताएं, जल्दी बताएं जल्दी बताएं। वी डोंट हैव टाइम। नेपच्यून, एग्जैक्टली, गेटिंग इट। अब आते हैं रोटेशन। रोटेशन मतलब एक दिन जो है वो कितने टाइम में कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे भी आपने ये माइंड में रखना है कि किस प्लेनेट को कितना ज्यादा टाइम लगता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, टू कंप्लीट अ डे। ठीक है, अब देखिए मरकरी जो है ना वो अपना एक दिन जो है वो अच्छा, मरकरी में एक दिन होता है 59 डेज के बराबर। मतलब हमारे जो 59 डेज है ना, ऑलमोस्ट 2 मंथ्स, उनका एक दिन होता है। ठीक है, वेनस में 243 डेज में, मतलब कि बहुत स्लो जो है ना रोटेटिंग हो रही है। अर्थ में 24 आवर्स में, मार्स में 24 आवर्स 40 मिनट्स, जुपिटर में 9 आवर्स 55 मिनट्स, राउंड अबाउट 10 आवर्स, सेचर्न में 10 आवर्स 15 मिनट्स, यूरेनस में 17 आवर्स, नेपच्यून में 16 आवर्स। अब मुझे बताएं फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लेनेट कौन सा है जिसका डे बहुत छोटा होता है। सबसे छोटा किसका डे होता है, कौन सा प्लेनेट ऐसा है जो कि फास्टेस्ट रोटेटिंग है, जल्दी बताएं। जुपिटर, एग्जैक्टली, यस। अच्छा, अब मुझे ये बताएं स्लोएस्ट रोटेटिंग कौन सा है। स्लोएस्ट रोटेटिंग कौन सा है, वेनस, यस। अब यू गेटिंग इट, ठीक है। ये 4 चीजें आपने याद रखनी है, इतने सारे आपको ऑफ कोर्स याद नहीं करने, आपने सिर्फ ये 4 चीजें याद रखनी है कि ये हो गया। अच्छा, जुपिटर का यही आता है कि जो है जुपिटर का एक दिन 10 आवर्स के बराबर होता है, 10 लिखा होता है। अगर ये ना हो, 9 आवर्स 55 मिनट्स ना हो, तो ऑफ कोर्स वहां पे 10 होगा, तो यू हैव टू टेक दैट एज वेल। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब ये देखिए, ये सारी चीजें आप लोग ऐसे ही खुद पढ़ लीजिएगा, ये याद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने ऐसे ही पढ़नी है। अब एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन भी बताई गई है कि कहाँ पे कौन सी गैस है, कहाँ पे एयर नहीं है, ये भी देख लेना है आपने। अब आते हैं मून्स पर। मरकरी में देयर इज नो सैटेलाइट, मून है ही नहीं मरकरी के पास, वेनस के पास भी नहीं है, अर्थ के पास एक है हमारे पास अपना मून, मार्स के पास 2 हैं, उसका नेम है, एक था फोबोस एक था डेमोस। डेमोस इज DEIMOS, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फोबोस एंड डेमोस, ये एक आता है एमसीक्यू, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, आई डोंट नो व्हाई। एंड डेमोस, DEIMOS, ठीक है। ये 2 है हमारे पास, फोबोस एंड डेमोस, ये आपने याद रखने हैं। ठीक है, ये 2 सैटेलाइट्स किसके हैं, मार्स के। तो ये जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स है ना, उनके पास मून्स बहुत कम होते हैं, सैटेलाइट्स बहुत कम है। ये आपने ये चारों प्लैनेट्स आपने देख लिए कि इनके पास मून कम है या बिल्कुल मिनिमम है, 0012। लेकिन जो हमारे जोवियन प्लैनेट्स हैं उनके पास बहुत ज्यादा सैटेलाइट्स होती है, नेचुरल सैटेलाइट्स होती हैं। जुपिटर के पास 67 सैटेलाइट्स हैं, सैटर्न के पास 62 हैं, यूरेनस के पास 27 हैं, एंड नेपच्यून के पास 14 है। ठीक है, अगेन हम आते हैं, जो टेरेस्ट्रियल होते हैं ना उनके पास रिंग नहीं होती, आपने रिंग्स देखी होंगी, आपने सुना भी होगा कि सैटर्न के पास रिंग है, इवन वो नजर भी आती है रिंग, मैं आगे आपको दिखाती भी हूँ। तो जो हमारे टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स होते हैं उनके पास देयर इज नो रिंग, ठीक है, लेकिन जोवियन के पास होती हैं, चारों के पास है। अब ये चीजें ऐसी हैं कि आपने ये चीजें आपने याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस आ जाता है, वो मैंने लिखा है आगे चल के, वो भी मैं आपको दिखा दूंगी। अच्छा, ये चीजें आपने एनी हाउ याद रखनी है जो कि मैंने अभी बताई थी। जो मरकरी है दैट इज स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा जो है ना प्लेनेट, दैट इज मरकरी, ये आपने याद रखना है। और सेकंड स्मॉलेस्ट इज, स्मॉलेस्ट, सबसे स्मॉलेस्ट इज मरकरी, सेकंड स्मॉलेस्ट इज मार्स। अब आते हैं लार्जेस्ट पर, बिगेस्ट पर। तो बिगेस्ट सबसे जो है वो है फर्स्ट नंबर पर जुपिटर, एंड सेकंड नंबर पर सैटर्न। ये चारों चीजें भी आपने याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख लें आप लोग, वेनस को अब अगर आप आ जाता है कि हॉटेस्ट ब्राइटेस्ट मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार किसको कहते हैं, तो वेनस को कहते हैं।
अर्थ हैवीएस्ट मोस्ट डेंस प्लेनेट कहा जाता है, मार्स को रेड प्लेनेट कहा जाता है क्योंकि रेडिश कलर होता है, तो फिर उसको रेड प्लेनेट कहते हैं। और सेकंड स्मॉलेस्ट प्लेनेट होता है, मैंने आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जुपिटर इज द बिगेस्ट, मैसिव होता है, फास्टेस्ट, रोटेटिंग होता है। क्यों रोटेटिंग होता है? क्योंकि वो 10 आवर्स में अपना एक दिन कंप्लीट करता है। फिर हमारे पास सेचर्न आ जाता है, रिंग प्लेनेट। रिंग होती है सेचर्न के पास, सबके पास होती है लेकिन इसकी विजिबल होती है। इन सबके पास होती है रिंग, लेकिन सेचर्न की विजिबल होती है। सेकंड लार्जेस्ट हो गया। फिर हमारे पास जो है ग्रीन प्लेनेट, किसको कहते हैं? यूरेनस को। नेपच्यून जो है दैट इज कोल्डेस्ट एंड स्लोएस्ट रिवॉल्विंग। क्यों स्लोएस्ट रिवॉल्विंग है? क्योंकि उसका एक ईयर इज इक्विवेलेंट टू 164.79 ईयर्स इन अर्थ। अब हम आते हैं इस पर, टेरेस्ट्रियल प्लेनेट एंड जोवियन प्लैनेट्स। ठीक है, अब हमारे पास ये देखें, मरकरी, वेनस, अर्थ। मुझे लग रहा है ये मीटिंग खत्म होने वाली होगी। मैंने सेट किया था 1 आवर 15 मिनट्स की। अगर खत्म हो जाए और हमारा लेक्चर कंप्लीट ना हो तो आप रीज्वाइन कीजिएगा। पहले ये देख लें टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स एंड जोवियन प्लैनेट्स। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स क्या होते हैं? जो कि क्लोजेस्ट टू सन होते हैं, रॉकी प्लैनेट्स होते हैं। इनकी साइज स्मॉल होती है, रेडिया इनका कम होता है। रेडियस क्या होता है? हाफ ऑफ डायमीटर। दिस इज रेडियस, सॉरी। ठीक है, दिस इज रेडियस, दिस इज रेडियस। सेंटर से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इज रेडियस, और ये पूरा जो होता है दिस इज डायमीटर। इनका रेडियाई कम होता है, रेडियस एक एक का कम है। रॉकी है, रॉकी प्लैनेट्स हैं, हाई डेंसिटीज होती हैं, स्लो रोटेशन होती है। इनकी रोटेशन स्लो होती है, याद रखना है। मतलब कि ये जो है अपना दिन जो है वो बहुत बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं एक रोटेशन कंप्लीट करने में। इनके दिन बड़े होते हैं। आप कैसे? ये यहाँ पे आप देख लें, कहाँ गए हम? हाँ, ये देखें, ये जो है ना वेनस, दैट इज स्लोएस्ट रोटेटिंग। आई थिंक हाँ, दिस इज स्लोएस्ट रोटेटिंग। आपने देखा 243 डेज है। तो ये कौन सा प्लेनेट है? दैट इज टेरेस्ट्रियल। अगर हम आते हैं, अब हम यहाँ पे आते हैं, नो रिंग्स होती हैं इनके पास, कोई रिंग नहीं होती, फ्यू मून्स होते हैं। ठीक है, और वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है, वीक मैग्नेटिक फील्ड होती है। अच्छा, जोवियन प्लैनेट्स जो होते हैं ना, देट आर फार फ्रॉम सन, बहुत दूर होते हैं सन से। लार्ज मासेस होते हैं, रेडियाई होते हैं, गैसियस प्लैनेट्स होते हैं। ऑलरेडी टोल्ड यू, लो डेंसिटी होती है क्योंकि वो गैस से बने होते हैं। फास्ट रोटेशन होती है। फास्ट रोटेशन का मतलब ये है कि उनका दिन बहुत जल्दी कंप्लीट होता है। तो आपको पता है जुपिटर 10 आवर्स में एक दिन कंप्लीट करता है। वो कौन सा प्लेनेट है? दैट इज जोवियन प्लेनेट। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मेनी रिंग्स, आपको पता है सब। जो जोवियन प्लैनेट्स है, ये देखें, ये है रिंग सेचर्न की। मैनी मून्स, 67 मून्स हैं जुपिटर के पास। ठीक है, सो ये आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। आगे चलें या फिर कल करें इसको कंप्लीट? आप लोग बता दो, जल्दी करें। ये समझ आ गया? आप लोग ये डाइजेस्ट कर पा रहे हो? जल्दी बताएं, आगे बढ़ना है कल। ये समझ आया है यहाँ तक वैसे? कोई क्वेश्चन है तो आप बताएं, तो फिर ये कल ही करेंगे। आई थिंक कल ही करना चाहिए, थोड़ा सा ही रहता है। वी विल बी कवरिंग इट टुमारो। फिर मैं जो है ना इसको कल ही सेंड करूंगी इस पीडीएफ को। ठीक है, और उसके साथ दो क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने सॉल्व किए हुए। तो वैसे 6 7 थे, वो मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। उसका पूरा कंटेंट, दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मुझे खुद सेंड करने हैं, वो मैं इसके साथ कल सेंड करूंगी। ठीक है, आज वाले की मैं रिकॉर्डिंग जी जी कर दूंगी, बाकी कल कर लेंगे। ओके, समझ आ गया है? ठीक है, चलें फिर। अल्लाह हाफिज। कोई क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर मैं एंड कर दूं मीटिंग। आज कल हमें कंप्लीट करनी है ना ये पीडीएफ, तो हम कल ही सेंड कर दूंगी ना फिर मैं, वो इजी रहेगा। या फिर मैं आज ही कर देती हूँ, चले, आप जैसा कहो। चले ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।